गुड इवनिंग सभी बच्चे। आप सभी लोग कैसे हैं बच्चों सर सीबी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का इस वीडियो पे स्वागत है बच्चों। चाहे वो क्लास 6 के हों, 7 के हों, 8 के हों, 9 के हों, 10 के हों, सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। इसमें से प्रकाश चैप्टर से मैं इस क्वेश्चनों को उठाया हूँ। अगर प्रकाश चैप्टर से क्वेश्चन आता है बच्चों तो इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, इसलिए मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा। वो 10 क्वेश्चन को बच्चों आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि अदीप्त प्रकाश स्रोत है, ठीक है। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत वो प्रकाश स्रोत होते हैं जिनसे अपना स्वयं का प्रकाश नहीं उत्पन्न होता है, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो तो देखिए यहाँ चंद्रमा, सूर्य, ए और बी दोनों तारे। तो देखो सूर्य में अपना स्वयं का प्रकाश होता है बच्चों, तारे में भी होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है, चंद्रमा में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए यह अदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो बच्चों, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। तो दीप्त प्रकाश स्रोत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। उसे हम दीप्त प्रकाश वस्तुएं कहते हैं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कांच, चंद्रमा, विद्युत बल्ब, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब जो है बच्चों वो दीप्त प्रकाश स्रोत हो जाएगा, क्योंकि बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होता है स्वयं का, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से पारभाषक माध्यम है। तो पारभाषक माध्यम क्या है बच्चों, इसको समझिए। एक होता है पारदर्शी, ठीक है, एक होता है पारदर्शी, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर। देखिए, एक होता है पारदर्शी माध्यम, ऐसा माध्यम होता है जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है। तो जैसे पानी है, कांच है, ठीक है। एक होता है अपारदर्शी माध्यम, जिससे जो है प्रकाश नहीं निकल पाता है, ठीक है, जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया। एक होता है बच्चों अर्ध पारदर्शी या पारभाषक भी उसको बोलते हैं। तो पारभाषक से क्या होता है कि इसमें प्रकाश जो है वो धुंधला या आंशिक रूप से बाहर निकलता है, ठीक है। जैसा यहाँ पर देख सकते हैं, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है उसे पारभाषी माध्यम कहते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में रहेगा तेल लगा हुआ कपड़ा, घिसा हुआ कांच, बटर पेपर, कोहरा, ऑयल पेपर, वैक्स पेपर, ग्राउंड ग्लास और प्लास्टिक की पतली शीट। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं बच्चों पारभाषी माध्यम के, ठीक है। तो ये ऑप्शन बदल के भी आ सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख के बता दिया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से पारभाषक माध्यम क्या है बच्चों, वायु, वायु से तो प्रकाश निकल जाएगा, कांच से भी प्रकाश निकल जाएगा, घिसा हुआ कांच, दीवार, तो दीवार जो है वो अपारदर्शक है, तो इसका कोई बात ही नहीं है। तो घिसा हुआ कांच जो हो जाएगा वो जो पारभाषी हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो अगला है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो आपको बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी के लिए और बता दें कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, ये जान लीजिए। तो इसको मैं बता देता हूँ निर्वात में बच्चों, चलो यहीं पर ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये देखिए, एक होता है बच्चों ध्वनि और एक होता है प्रकाश की गति, ठीक है, मतलब ध्वनि की स्पीड। तो ध्वनि जो है वो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ध्वनि चैप्टर पढ़ाए हैं बच्चों, ध्वनि और घर्षण सब चैप्टर पढ़ा दिए हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और उसको तैयार जरूर कर ले बच्चों। जितना क्वेश्चन कराए हैं आप लोग को उसी में से ही क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरे तरीके से तैयारी करना चाहते हो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, सर सीबी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2025 की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसको पूरा ज़रूर देखें। तो देखो ध्वनि ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में, फिर निर्वात में। इसी प्रकार से प्रकाश की जो गति होती है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। इसी का उल्टा बच्चों, निर्वात में सबसे ज़्यादा, फिर गैस में उससे कम, द्रव में उससे कम, ठोस में उससे भी कम। तो ध्वनि और प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप आसान तरीके से इसको याद कर सकते हैं, इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे।
अब यहाँ पर समझते हैं निर्बाध में प्रकाश की चाल। तो निर्बाध में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, वो कितनी होती है? वो होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है बच्चों, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल, इसको देख लीजिए बच्चों, कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल बच्चों 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर निर्बाध में प्रकाश की चाल कितना है? 3 गुणे 10⁸ है। तो कांच में कितना हो जाएगा? कांच में 2, यहीं पर केवल 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहीं पर केवल 2 हो जाएगा कांच में, इतना ध्यान रखना बच्चों। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, नोट कर लेना। अगला देखो, अगला है एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो एलईडी का पूरा नाम होता है बच्चों लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, जिसका हिंदी होता है बच्चों प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखो है, यदि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होता है तो प्रकाश किरण का परावर्तन कोण होगा। तो बच्चों मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर मैंने इसको लिख रखा है, तो आप लोग को मैं जानकारी के लिए बता दूं बच्चों। देखो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो ये जो किरण आ रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों आपतित किरण, ठीक है। और जो ये परावर्तित होकर इस तल से, इस सतह से परावर्तित होकर जा रही है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण बच्चों परावर्तित किरण। और ये जो कोण बनता है ये अभिलंब होता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उससे बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उससे बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपतित किरण, उस आपतन कोण, ये वाले आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर दिया गया है, ठीक है, इसको हमने लिख रखा है। और एक चीज़ पूछा जाता है आप लोग के बच्चों एग्जाम में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होती हैं, ठीक है। तो इसको भी घुमा करके पूछ लिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो इसी पे ही ये सवाल लगेगा। तो देखो यहाँ पर, यदि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत, तो ये मान लो ये समतल दर्पण है, ठीक है, और ये अभिलंब है, ठीक है। तो इस पे कह रहा है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, मतलब ये सीधे सीधे आ रही है, ठीक है। तो जब सीधे सीधे आ रही बच्चों, तो सीधे सीधे परावर्तित भी हो जाएगी, अर्थात आपतन किरण जो है वो कितना है? 90 अंश है। तो परावर्तन आपतन कोण, सॉरी बच्चों, आपतन कोण 90 अंश है, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर ये दोनों बराबर होते हैं। तो अभिलंबवत आ रहा है, अर्थात अब 90 अंश पे आ रहा है, तो ये 90 अंश पे जाएगा भी, तो इसलिए ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण 120 है। इसको भी समझो, यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। ये कह रहा है कि 120 है। आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच, ये आपतित किरण होती है या परावर्तित किरण होती है, इसके बीच का कोण कितना बच्चों? 120 है, 120 है। तो आपको पता है बच्चों कि ये आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर होता है, और इन दोनों का मान कितना दिया है बच्चों? इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कोण आई प्लस कोण आर बराबर कितना हो जाएगा? 120। ये चीज़ें दिया हुआ है। तो जब ये दोनों बराबर है तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आई प्लस कोण आई बराबर 120, और ये हो जाएगा 2 कोण आई ना, ऐसे। तो जब इसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, तो 120/2 हो जाएगा, अर्थात ये 60 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपतन कोण कितना आ जा रहा है? 60 अंश आ जा रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक प्रकाश किरण एक समतल तल पर परावर्तित हो रही है, यूं परावर्तन कोण 70 अंश हो, तो उसे निम्न में से कौन प्रतिनिधित्व नहीं करता है? n डैश समतल तल का लंब है, ठीक है।
तो देखो यन यन ये अभिलंब दिया गया है जिसको लंब भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि परावर्तन कोण 70 अंश हो, ठीक है। तो परावर्तन कोण एक चीज़ यहाँ पर देखो, ठीक है, ये 70 दिया हुआ है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, 90 होता है, तो ये 70 है, तो ये कितना होगा 20 होगा। अर्थात यहाँ पर आपतित किरण 20 है, तो आपतन कोण बच्चों 20 है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, वो भी 20 ही होगा, ठीक है। तो ये तो गलत है, ठीक है, पहला नंबर। इसको देखो यहाँ पर ये आपतन कोण 70 है, तो परावर्तन कोण भी 70 होगा। ये देखो परावर्तन कोण यहाँ पर 70 है, तो आपतन कोण भी 70 होगा। यहाँ पर देखो इस तल के साथ 20 अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर कितना बनाएगा 70 बनाएगा। अर्थात यहाँ पर आपतन कोण 70 है और परावर्तन कोण 70 है। तो इसमें एक चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि कौन प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो ये वाला बच्चों प्रतिनिधित्व नहीं करता है, अर्थात परावर्तन कोण इन सभी में 70 अंश है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, दिए गए चित्रानुसार आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण का मान होगा। तो आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है, तो इसका जो हो जाएगा ये वाला हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, तो जब ये 25 है तो ये कितना होगा बच्चों, तो 90 में से जब 25 इसको घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। अर्थात आपतन कोण कितना है 65 है, और परावर्तन कोण भी कितना होगा 65 होगा। तो 65 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 130 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 130, ठीक है। आगे देखिए, निम्न वर्णित किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो बच्चों बैगनी रंग का के तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये 10 नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को बहुत आसानी तरीके से ये सब क्वेश्चन आ गया होगा। बच्चों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें बच्चों, ठीक है, जिससे ये वीडियो और भी बच्चों तक जाएगा और उनको लाभ मिल सकेगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।